हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंडियन इकोनॉमी का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हमारे कंट्री में 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, वो किस वजह से आए थे, उनकी नीड किस लिए आए थे, हमें क्यों चाहिए थे, ये डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है, वो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया हुआ है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द नीड फॉर, क्योंकि जब भी आपको एक क्वेश्चन आएगा नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो आपको पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होते हैं वो मीनिंग लिखना पड़ेगा, फिर इसके पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। द नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अरोज फ्रॉम अ लार्ज वेराइटी ऑफ फैक्टर्स। ये जो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि फॉलोइंग फैक्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। नंबर वन, वीकनेस ऑफ प्री 1991 पॉलिसीज। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर भाई पुरानी पॉलिसी स्ट्रांग होती तो नई पॉलिसियां थोड़ी ना होती। पुरानी पॉलिसीज का ही बैंड बजा हुआ था, इकोनॉमी का बुरा हालत थी। ठीक है, तो one of the important factors which led to economic reforms was the weakness of pre-1991 economic policies, such as low economic ग्रोथ रेट। जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था वो काफी ज्यादा लो था। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ती जा रही थी। स्टेग्नेशन इन द रेट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जो रेशो है जीडीपी की, वो स्टेगनेंट सी थी। ठीक है, बढ़ नहीं रही थी। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, जो सरकारी कंपनियां वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही थी। इंस्टेड वो सरकार की हेल्प करती, वो क्या कर रही थी, वो तो सरकार के ऊपर बर्डन बन गई थी, क्योंकि काम कम करती थी और उनके खर्चे, जो एम्प्लॉइज की तनख्वाहें वो ज्यादा होती थी। inadequate infrastructural facilities, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारे जो पॉलिसीज थी, इनकी वजह से हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो काफी ज्यादा लो हो गई थी। तो हम इस पॉइंट में हम डिस्कस करें कि जो प्री 1991 पॉलिसीज थी वो कारगर नहीं थी, वो अच्छी नहीं थी। इस वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आनी पड़ी, इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आना पड़ा। सेकेंड आ जाता है मेजर फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। In year 1991, Indian economy faced an acute shortage of foreign exchange. हमारी इकोनॉमी के पास 1991 में फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज हो गई, बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई। सेवरल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसके क्या है, कई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्टली द इमीडिएट कॉज फॉर द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस वाज द वॉर बिटवीन गल्फ कंट्रीज ऑफ इराक एंड कुवैत इन 1991। जो इराक था वहां पे सद्दाम हुसैन था, उसको पता नहीं क्या सोचें पड़ी, उसने कुवैत पे हमला कर दिया। कुवैत को बचाने के लिए फिर बीच में अमेरिका आ गया। इस चक्कर में जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो आपको पता है वो तेल बनाती हैं, क्रूड ऑयल बनाती हैं, वो सब महंगा हो गया। दिस पुश्ड अप ऑयल प्राइसेस एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एज अ रिजल्ट द ऑयल इंपोर्ट बिल वेंट अप सब्सटेंशियली। अगर भाई वो क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा तो हम जो क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट कराते हैं उसके लिए तो हमें ज्यादा डॉलर्स चाहिए होंगे, ज्यादा फॉरेन करेंसी चाहिए होगी। समझ की बात। सेकेंडली, इंडियाज एक्सटर्नल डेट हैड इंक्रीज्ड ओवर टाइम। सेकेंड रीजन ये कि इंडिया ने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था। द बर्डन ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ ओल्ड डेट्स वर लार्ज, वॉज वेरी लार्ज। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में जो डेट का जो बर्डन था हमारे ऊपर वो बढ़ता जा रहा था, और जो इंटरेस्ट पेमेंट्स थी उन्हीं का इतना ज्यादा बर्डन बढ़ गया था। फ्रेश डेट्स were being denied by the international institutions such as IMF and World Bank as well as the other commercial lenders. तो नया कर्जा हमें मिलना एकदम से बंद हो गया था। IMF और वर्ल्ड बैंक और जो बाकी कमर्शियल लेंडर्स हैं उन्होंने कहा हमने नहीं कर्जा देना इंडिया को। ठीक है, दिस रिजल्टेड इन ड्राइंग अप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसकी वजह से जो बाहर से फॉरेन एक्सचेंज कर्जे के तौर पे आ रही थी वो भी बंद हो गई। थर्डली, फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ NRI डिपॉजिट्स was being withdrawn very rapidly because of the political instability and uncertainty. जो भी NRIs हमारे कंट्री में डिपॉजिट्स करा रहे थे ड्यू टू हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, उन्होंने भी अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि 1990s में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो भी नहीं रही थी। पॉलिटिकली हमारा कंट्री इनस्टेबल या अनस्टेबल कुछ भी कह सकते हो, और अनसर्टेनिटी आ गई थी। ठीक है, कभी कोई पार्टी कभी कोई पार्टी, ऐसे करके जो मिली जुली सरकारें बन रही थी। ठीक है, फाइनली थी तो मतलब पीवी नरसिम्हा राव के अंडर ही थी, मगर हंग पार्लियामेंट टाइम मतलब फुल मेजोरिटी में सरकार नहीं थी। फाइनली द ग्रोथ इन इंपोर्ट्स had always been a far more than growth of exports. सिंपल वर्ड्स में हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे और एक्सपोर्ट कम कर रहे थे, तो ज्यादा पैसा तो बाहर जा रहा था। दिस लेड टू डेफिसिट इन द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे और इंपोर्ट
कम करेंगे तो हमें फायदा होगा, मगर हम तो यहाँ उल्टा कर रहे थे, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे थे और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके अंदर हमें नुकसान हो रहा था, करंट अकाउंट में डेफिसिट हो रहा था। डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट हैड बीन राइजिंग कंटिन्यूसली सिंस 1980-81। 1980-81 से लगातार जो डेफिसिट्स हैं, घाटे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो बढ़ते जा रहे थे। इंडिया हैड टू देयरफॉर डिपेंड अपॉन फॉरेन लोन्स टू कोप अप विद द डेफिसिट। तो इंडिया को भी जो है लोन्स लेने पड़ते थे कि ये जो डेफिसिट है ये इसको पूरा करने के लिए बाहर से कर्जे लेने पड़ते थे। हेंस फॉरेन डेट वाज ऑलवेज ऑन राइज, लगातार फॉरेन डेट बढ़ रहा था। द बर्डन ऑफ फॉरेन डेट सर्विसिंग, दैट इज repayment of loans and payments of interest, increased tremendously. For example, foreign debt servicing constituted 30% of the export earning in 1990-91। सिंपल वर्ड्स में ये बहुत ज्यादा डेट चढ़ गया था, और डेट को उतारने के लिए जितना भी हम एक्सपोर्ट करते थे उससे जो भी पैसा आता था उसका 30% तो कर्जे उतारने में ही चला जाता था। समझ गई बात? तो कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ गया था हमारे ऊपर। वेरी सून फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस टुक अ सीरियस टर्न। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस काफी सीरियस हो गई। बिटवीन जनवरी 1991 and June 1991, India reached a situation in which it had foreign exchange just enough to meet the import needs of only about 3 weeks। ऐसी सिचुएशन आ गई कि इंडिया के पास सिर्फ बाहर से इंपोर्ट करवाने के लिए चीजें सिर्फ 3 वीक्स का डॉलर बच गया, मतलब 3 वीक्स के लिए फॉरेन करेंसी बच गई। इंडिया वॉज ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ डिफॉल्टिंग ऑन इट्स फॉरेन लैंडर्स क्लेम। इंडिया एकदम उस सिचुएशन पे आ गई कि वो जो कर्जे उसने बाहर देने हैं, कर्जों की जो किस्तें हैं, ईएमआईज वगैरह जो भी होती हैं बाहर देनी है, उस पर डिफॉल्ट करने के वर्ज पे आ गई। ठीक है। एज अ रिजल्ट as a as a result, the foreign exchange reserves with the RBI almost dried up। काफी कम हो गए थे आरबीआई के पास फॉरेन करेंसी। The situation became so grave that the government of Chandrasekhar had to mortgage country's gold reserves with the World Bank to meet its foreign debt servicing obligations। तो उस टाइम पे जो चंद्रशेखर गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है 1990s में उन्होंने क्या किया, कंट्री का गोल्ड भी जो है गिरवी रख दिया कर्जे को उतारने के लिए। समझ गई बात? गोल्ड तक गिरवी रख दिया ताकि डेट सर्विसिंग हो सके। थर्ड पॉइंट आ जाता है कंडीशनैलिटीज इम्पोज्ड बाय आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। In view of the foreign exchange crisis, the government of India was pushed to the wall। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ठीक है। Therefore, it had to approach the IMF and World Bank to tide over the crisis। अब क्या हुआ, इतना ज्यादा जो है मतलब टाइट कर दिया गया इंडियन सिचुएशन को, कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि इंडियन की हालत खस्ता थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज थी। तो आ जाके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास ही हाथ फैलाने पड़े। These institutions provided the much needed foreign exchange but on their own terms and conditions। उन्होंने कहा हम कर्जा तो दे देंगे मगर हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर तुम वो फॉलो करते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई कर्जा नहीं है यहाँ पे। As a part of these conditions, India was required to cut down fiscal deficit and growth of money supply। इंडिया को क्या करना है, जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कट डाउन करना है, मतलब सरकार को खर्चे कम करने हैं और अपनी आमदनी के सोर्सेज बढ़ाने हैं। और मनी सप्लाई एंड ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई, मतलब जो ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई लगातार धबाधब नोट छाप रही है उसको भी कम करना है। समझ के बाद मनी सप्लाई को भी कट डाउन करना है एंड फिस्कल डेफिसिट को भी कट डाउन करना है। इट वाज आल्सो रिक्वायर्ड to liberalize the domestic economy and to relax the restrictions on international flow of goods and services, capital and technology। ये भी कहा गया कि भाई जितनी भी restrictions लगाई गई हैं इंटरनेशनल फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल या टेक्नोलॉजी पे, उसको ईज डाउन करें और restrictions को खत्म करें। Therefore, under the pressure from IMF and World Bank, the Indian policy makers were almost pressurized to make several changes in the policy before they could obtain fresh credit from IMF and World Bank to tide over the crisis। इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए अगर लोन चाहिए तो इंडियन पॉलिसी मेकर्स को प्रेशराइज किया गया कि तुम ये जो एलपीजी की पॉलिसीज हैं ये लेके आओ, तभी तुम्हें जो क्रेडिट है वो देंगे, नहीं तो देंगे ही नहीं। ठीक है। Thus, desperate conditions in 1990 and 1991 along with the pressure of IMF and World Bank pushed India towards globalization।
तो मतलब ये जो एफर्ट से IMF और वर्ल्ड बैंक के, इन्होंने इंडिया को पुश किया कि अगर तुम्हें हमसे कर्जा चाहिए तो तुम्हें LPG वाली पॉलिसीज जो है अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ेगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लानी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉल ऑफ USSR। आपको पता है USSR पहले बहुत बड़ा होता था, मगर जब USSR टूटा और रशिया अलग हुआ और बाकी कंट्रीज अलग हो गए, इस वजह से भी हमें काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, क्योंकि हम एक जो एक्टिव ट्रेडिंग पार्टनर थे USSR के। USSR एंड द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज had become the major markets for Indian consumer goods over the years। हमारा काफी सामान वहां बिकता था और बाहर से फॉरेन करेंसी आती थी। At the end of 1990, political system of these countries become market economies। जो इनका political system था वो market economy की तरफ चला गया। ये पहले socialism की तरफ ज्यादा थे, अब market economies की तरफ चले गए। ठीक है। India had to open up trade with these and other countries on the basis of the ability to compete। अब इंडिया को कंपटीशन करना पड़ गया। अब जैसे ही USSR टूटा और बाकी कंट्रीज फ्री हुई, तो उन्होंने मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। उसकी वजह से वहां इंडिया का जो ट्रेड है, इंडिया को उन कंट्रीज में जाके बाकी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के साथ कंपटीशन करना पड़ गया। समझ गए बात? इट हैड टू compete इन द ग्लोबल मार्केट टू रिटेन इट्स शेयर ऑफ एक्सपोर्ट। उससे कंपटीशन करना पड़ा और कंपटीशन हो ही नहीं पाया, तो बाहर से जो फॉरेन करेंसी आती थी वो भी बंद हो गई। तो उसके बाद इंडिया हैड देयरफॉर टू रीऑर्गेनाइज इट्स ओन पॉलिसीज टू प्रिजर्व इट्स शेयर इन द वर्ल्ड मार्केट। तो इंडिया को अपना जो वर्ल्ड मार्केट में जो ट्रेड का जो शेयर था उसको प्रिजर्व करना भी मुश्किल हो गया। एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि सरकार इतना ज्यादा घाटे कर रही थी कि फिस्कल डेफिसिट्स थे, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, फिस्कल डेफिसिट थे, और फिस्कल डेफिसिट की वजह से जो एक और पॉइंट लिख सकते हो, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरकारी कंपनियों की इतनी पुअर परफॉर्मेंस थी कि उनके ऊपर सरकार का खर्चा ज्यादा हो रहा था और वो सरकार को कमा के कम दे रही थी, इसलिए भी डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह करनी पड़ गई। तो ये सारे पॉइंट्स मिलके आपका क्वेश्चन तैयार करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा लिबरलाइजेशन इन डिटेल। टेक केयर, बाय बाय।